हाय फ्रेंड्स, आज़ादी की कीमत, 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी मैंने माँ की गोद में आंखें नहीं खोली थी कि खाला ने एक फूलदार खूबसूरत कपड़े में लपेटकर मुझको गोद में भर लिया और कहा, ये मेरे शुजात के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी है। तभी वो मेरी दादी की तरफ मुड़ी। अम्मा, गवाह रहना, मैंने सुम्बुल को अपने शज्जू के लिए मांग लिया है। हाँ बेटी, हमको ये रिश्ता कबूल है और मैं इस बात की गवाही दूंगी। तभी पास बैठी खाला की सास मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरी दादी और शज्जो की दादी आपस में सगी बहनें थीं। सो रस्मी तौर पर पालने में ही मेरा नाता शुजात से जोड़ दिया गया और ये अपनी 2 बुजुर्ग खवातीन की रजामंदी से हुआ था। उम्र के साथ साथ इस नाते में पुख्तगी आती गई। हम बच्चों के ख्यालात की दुनिया भी वसी होने लगी। फितरी तौर पर हमारे जज्बात का रुख इसी जानिब मुड़ता गया जिस तरफ हमारी मंजिल मुतय्यन कर दी गई थी। ये लड़कपन का ज़माना था। मैं भी और लड़कियों के साथ सवार की एक हसीन वादी में भेड़े चराने जाया करती थी। शुजात मुझसे 4 या 5 बरस बड़ा था और वो गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इसके स्कूल का रास्ता चरागाह के पास से गुजरता था। जब वो स्कूल जा रहा होता, हम लड़कियां अपनी भेड़ों को हाँकती चरागाह की सिमत जा रही होती और जब वो छुट्टी के बाद वापस घर को लौट रहा होता, तब हम लोग भी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके वापस घर को चल देती। ये वो दिन थे जब यकसोई, खुद फरामोशी और महवियत का वो आलम रहता था कि किसी नापाक इरादे को कबूल करने की सलाहियत ही हम में मौजूद ना थी। एक रोज़ ऐसे वक्त जब कि शुजात स्कूल से वापस आ रहा था, मेरी इसकी रास्ते में मुठभेड़ हो गई। मैं इस वक्त परेशान अपनी एक भेड़ के पीछे भाग रही थी जो गले से बिछड़कर तेजी से नीचे ही नीचे उतराई की तरफ जा रही थी। मुझे ऐसे आलम में देखकर शुजात ने बस्ता अपने हम जमात को थमाकर कहा, दोस्त तुम इसे पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। वो मेरे पीछे भागा और थोड़ी देर में आ लिया। कहने लगा, नादान, इधर खतरनाक घाटी है, बिना सोचे समझे क्यों ऐसे बेतहाशा भागे जा रही हो। मैंने भेड़ की जानिब इशारा किया। ठीक है, मैंने देख लिया है, अब तुम जाओ और अपना गल्ला संभालो, इसको मैं लेकर आ जाऊंगा। मैं वापस लौटी और अपने गल्ले को चरागाह से एक जगह में इकट्ठा करने लगी। थोड़ी देर बाद शुजात बाकी भेड़ को घेर कर ऊपर ले आया जो कि उतराई की तरफ दौड़ पड़ी थी। इस रोज़ इसने मुझे कहा था, सुम्बल, क्या ही अच्छा हो कि तुम स्कूल जाया करो। स्कूल अम्मा भेजे तो मैं ही जाऊँ ना, तुम अपनी माँ को भेजो, वो मेरी माँ को इस बात पर राज़ी कर ले। अच्छा, मैं कहूँगा, वो बोला। अब तुम घर जाओ, बादल घिर आए हैं, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। वो मेरा गल्ला खुद हाँकते हुए आगे आगे चलने लगा और मैं इसके पीछे अपने प्यारे मेमने को उठाए चलती जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुस्तकबिल में हमको शरीके ज़िंदगी बनना था कि नहीं, लेकिन उम्रों के बढ़ने से हमारी मुलाकातों में कमी आ रही थी। इस वक्त मैं 5वीं जमात में पढ़ रही थी और शुजात 10वीं में था, जब हमारे इलाके के हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम लड़कियां अकेली ना जा सकती थीं। लिहाजा मेरी सहेलियों को स्कूल छोड़ने इनके भाई जाने लगे। मेरा कोई और भाई ना था, लिहाजा ये फरीज़ा अम्मी ने शुजात को सौंप दिया कि वो मुझे मेरे स्कूल पहुंचाने और लाने का पाबंद है। कुछ अरसे बाद फूफो माँ फैमिली हमारे गांव में आकर रहने लगी, क्योंकि जहां वो पहले रिहाइश पजीर थी वहां के हालात ज़्यादा दिगरगुं हो गए थे। वालिद साहब ने अपना एक खाली मकान रहने को इन्हें दे दिया। वो रोज़ मेरे साथ शुजात को स्कूल जाते देखती तो तेवरी पल बढ़ डाल लेती। अब सूरत हाल ये थी कि दाएं जानिब खाला का घर और बाएं जानिब फुप्पी आबाद हो गईं, जबकि दरमियान में हमारा मकान वाक़ था। जब मेरे वालिद की इस बहन को इल्म हुआ कि मेरा रिश्ता शुजात को देना तय है, इनको ये बात सख्त नागवार गुजरी कि इकलौती लड़की को बाप की विरासत से जो कुछ मिलेगा वो इसकी खाला के घर जाएगा। इनका भी एक निकम्मा बेटा था जो आदात और ख्यालात से पस्त फितरत का मालिक था। फूफो ने अपने फर्जंद से मशवरा किया। इसने जवाब दिया कि मुझे सुम्बुल पसंद है, आप ज़रूर मामू से रिश्ते की बात करें। आपके भाई की जायदाद पर आपका हक है, ना कि इनकी साली का। अब फूफो साहिबा अपने बेटे के लिए हमारे घर रिश्ते की बात करने आ गईं, हालांकि इनको मेरे और शुजात के रिश्ते का बखूबी इल्म था। अम्मी ने निहायत नरम लहजे में इनको बाज रहने की तलकीन की, मगर इन्होंने भी जो जी में ठानी थी इसे पूरा करने का तहैया कर लिया। मेरी माँ के तर्ज़ गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया कि ये ज़रूर इनको खाली दामन लौटाने वाली हैं, लिहाजा बेटे से जाकर कह दिया कि तुम ज़्यादा उम्मीद ना लगाना, तुम्हारी मोमानी के तेवर भाप के आई हूँ, वो किसी तौर हमारी मुरादों का फूल तुम्हारी झोली में ना डालेंगी। मैं भी शहीर का बेटा नहीं जो सुम्बुल को अपनी दुल्हन बनाकर ना ले आऊँ। कसम खाता हूँ माँ कि तेरी झोली को मुरादों के इस फूल से ज़रूर भर दूंगा, तुम देख लेना।
10ਵੀं पास करने के बाद शुजात का स्कूल से सिलसिला ख़त्म हो गया। खालू का ख्याल था कि इसको अपना ट्रक सौंप देंगे ताकि वो फ्रूट दीगर बड़े शहरों के आड़ियों को सप्लाई करने में इनकी मदद करे, लेकिन इन दिनों मुल्क की फ़िज़ा साजगार ना रही थी और हमारे बाग भी सुनसान हो रहे थे। सभी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, गरचा हमारे बागों तक अभी बादे समूम ना पहुंची थी। चमन फूलों से और बाग सेबों से लदे थे, मगर इनकी सप्लाई के रास्ते मादूम थे, लिहाजा हर शय जहाँ थी वहीं धरी हुई थी। शहर में अक्सर स्कूल भी बंद थे, माँ सिवाय दूर दराज गाँव के स्कूलों के जहाँ अब हम पढ़ने जा रहे थे। एक रोज़ जब शुजात मुझको स्कूल से घर लेकर आ रहा था, अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ इतने तंग थे, लगता था कि पागल हवा इनको जड़ से उखाड़ डालेगी। रास्ते पर फिसलन थी और सरों के ऊपर पहाड़ों से टूट टूट कर बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिरते जाते थे। उम्र भर में पहली बार हमने ऐसी गज़बनाक तूफ़ानी बारिश देखी थी। शुजात मेरा हाथ पकड़े था और हम पतली सी पगडंडी पर सहमे सहमे चल रहे थे। कपड़े भीग जाने से शदीद सर्दी लगने लगी, मेरे दांत बज रहे थे और मैं कांप रही थी। बिजली के कोंदों की लपक से डरकर हम दरख्तों तले पना भी न ले सकते थे। दरख्तों पर बैठे बंदरों की चीखों पुकार अलग दहशत ज़दा किए देती थी। जब हम एक मोड़ पर पहुंचे, हमको रास्ते के किनारे एक ट्रक खड़ा नजर आया। लगता था किसी ने बारिश से बचने को इसे एक जानिब खड़ा कर दिया था, मगर इसमें ड्राइवर मौजूद ना था और ना ही कोई और शख्स। वो लोग ना जाने किधर जा छुपे थे। थोड़ा सा आगे चले तो सड़क किनारे एक कुटिया नजर आई, जिसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई थी और चौखट में मजबूत दरवाज़ा नस्ब था। हम हिम्मत करके इसकी तरफ गए ताकि यहाँ थोड़ी देर ठहरकर बारिश से पनाह ले सकें और बौछार से बच सकें। दहलीज से झांका तो अंदर कोई ना था सिवाय इसके कि पीने का पानी जग और एक गिलास मौजूद था और एक चारपाई भी पड़ी हुई थी। हमको ये छोटी सी कुटिया किसी महल से कम ना लगी। हम इसमें घुस बैठे और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। आध घंटे में ही बारिश थम गई तो शुजात ने बाहर झांका, कहने लगा बारिश बराए नाम रह गई है, लेकिन रास्ता बेहद ख़राब और ख़तरनाक हो गया है। मुझे तो घर तक पहुंचना मुहाल लगता है, मगर घर पहुंचना तो है ही। ज़रा देर में अंधेरा छा जाएगा, रात पड़ गई तो क्यों कर सफ़र होगा। अभी निकल चलो, गिरते पड़ते पहुंच ही जाएंगे। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। ताहम ट्रक चला नहीं, घिर घिर करके बंद हो गया और फिर स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई ना दी। खुदा जाने क्या मामला है, शायद रास्ता बहुत ख़राब है। जिसका ट्रक है वो भी इसको चला नहीं पाया। हम इसी शशोपंच में थे कि कैसे घर को रवाना हो। अचानक कुटिया में दो शख्स दाखिल हुए। इन्होंने टॉर्च की रोशनी हम पर डाली। मैंने कहा था ना बाबा जान, मुमानी शुजात के साथ सुंबुल को स्कूल भेजती हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार मैंने इनको इस कुटिया में जाते देखा था, मगर मैं चुप रहा कि शायद मुझे ही झूठा कहा जाएगा और मामू मुमानी मेरी बात पर यकीन ना करेंगे। लेकिन बाबा जान, आज आपने खुद देख लिया है अपनी आंखों से इनको यहाँ पर। तबरेज़ के इस तरह मुंह पर झूठ कहने से मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तबरेज़ तुम कितनी गलत बात कर रहे हो। पहले तो हम कभी भी यहाँ नहीं आए, देख नहीं रहे कि कितनी बारिश बरसी है। स्कूल से लौटते हुए तभी हमने यहाँ कुछ देर को पनाह ली थी। बकवास मत करो, फूफा गुर्रा है। तुम किसी पहाड़ी की ओट में किसी दरख्त तले भी पनाह ले सकते थे। हम भी तो दरख्तों के एक झुंड के नीचे खड़े थे ना कि बारिश थमे तो निकलें। ये कुटिया स्कूल के रास्ते में नहीं है, फिर तुम लोग रास्ते से इतनी दूर यहाँ पर कैसे आन छुपे हो। हमने ट्रक को दूर से देखा तो ही इधर का रास्ता लिया कि अगर ट्रक वाला गांव का है तो वो हमको घर तक पहुंचा देगा। शुजात ने कहा, मगर इन्होंने हम लोगों को हमेशा के लिए जुदा करने की ठान ली थी, जिसके लिए हम पर कोई नाकाबिले माफ़ी इल्ज़ाम लगाना लाजमी था। फूफा ने हमको हाँका और ट्रक के पास ले गए। इतने में इनका वाकिफ ट्रक ड्राइवर भी ना जाने किधर से आ गया। गर्चा बारिश थम चुकी थी, मगर रास्ता काफ़ी ख़राब था। मैंने इस्तदा की, फूफा जान, मेरी भेड़ें पहाड़ी की ओट में खड़ी हैं, बराए करम इनको ट्रक में भर लें। तब इन्होंने मुझे ट्रक में बिठाया और शुजात को ड्राइवर के हमरा भेड़ों को लेने भेज दिया। खुद वो अपने बेटे के साथ ट्रक के पास खड़े रहकर इंतज़ार करने लगे। ड्राइवर और शुजात निस्फ घंटे में भेड़ें ट्रक तक ले आए और फिर उनको ट्रक पर लादने में कामयाब हो गए और यूं हम लोग घर पहुंचे। फूफा का मूड सख्त ऑफ था। इन्होंने मेरे वालिद को ये वाक़या गलत रंग देकर सुनाया और फूफी ने भी फैसला कुन अंदाज में कह दिया कि वो हरगिज़ शुजात से मेरी शादी ना होने देंगी, जो शादी से कबल ही मुझे बुराई के रास्ते लिए जा रहा था। इनके वावेला करने पर मेरे बाप के दिल में भी शुजात की तरफ से मैल आ गया और वो इसको हिकारत भरी नज़रों से देखने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा स्कूल जाना बंद हुआ और अब मैं भेड़े चराने को हमजोलियों के हमरा घर से निकलकर चरागाह की तरफ भी नहीं जा सकती थी। शुजात को भी अम्मी ने तंबी कर दी, फिलहाल हमारे घर मत आना, तुम्हारे खालू इन दिनों गुस्से में हैं और तुमको मशकूक निगाहों से देखते
सकते हैं। मामले को ज़रा सर्द होने दो, अभी मैं इस मामले में इनसे बात भी नहीं कर सकती। वो अपनी बहन बहनोई की बातों में आ गए हैं। खामोशी ही इसी में दम बेहतरीन हिकमत अमली है। खाला ने शुजात को हमारे घर आने जाने से रोक दिया और मैं भी इसके घर ना जा सकती थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला इस तरह बंद हो गया, जबकि हमको तो एक दूसरे से बला की मोहब्बत थी। पल भर का ओझल होना भी नागवार गुजरता था। और फिर इसका घर भी दूर ना था। हमारे घरों के दरमियान सिर्फ एक छोटी सी दीवार थी। इतनी कुर्बत थी कि इसके कदमों की आहट तो क्या दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। इस दौरान फूफो ने अब्बू पर दबाव डाला कि सुंबुल का रिश्ता आप मेरे बेटे के लिए दे दें, क्योंकि शुजात वालिद की निगाहों में मायूब हो चुका है। तभी इन्होंने मेरा रिश्ता अपनी बहन की खुशी के लिए इनके बेटे को देने का फैसला कर दिया। अभी ये मामला चल रहा था कि मेरी दादी वफात पा गईं। एक इनका ही आसरा था, वो भी ना रहा तो वालिद को कोई समझाने वाला भी ना रहा कि शुजात तबरेज़ से कहीं बेहतर लड़का है। जब शुजात ने ये सुना कि खालू सुंबुल का रिश्ता अपने भांजे को दे रहे हैं, वो हद दर्जा दिल शिकस्ता हुआ और सवाद से अपने मामू के पास बन्नू चला गया। जिस रोज़ वो हमारे गांव को छोड़कर जा रहा था, अम्मी को खुदा हाफिज़ कहने पल भर को आया था। इसकी उतरी हुई सूरत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। जान गई कि मुस्तकिल मिजाज अब गया तो दोबारा कभी गाँव में वापस ना आएगा, बल्कि इसके माँ बाप भी इसके पीछे बन्नू चले जाएंगे, क्योंकि हालात के वाज़े असरात अब हमारी खुशहाली पर पड़ने लगे थे। और अक्सर गांव वाले शहर वालों की तरह बदहाली के खौफ से नकल मकानी करते जा रहे थे। वो अपनी भेड़ बकरियां सस्ते दामों बेच रहे थे, जबकि खाला का सारा कुनबा बन्नू कोच कर गया तो फुप्पी जान की बन आई और फिर वो हमारे घर के चक्कर काटने लगी। मैं जानती थी कि इनका इस तरह हमारी तरफ चक्कर काटना खतरे से खाली ना था। चंद हफ्ते बाद तो इन्होंने हमारे घर डेरे ही डाल दिए। मुमकिन था कि मेरी और तबरेज़ की शादी की तारीख रख दी जाती, लेकिन इलाके में चली बादे समूम ने बिलाखिर हमारे गांव को भी पूरी तरह लपेटकर हर सू फैली शादाबी को निगल लिया। मकान वीरान और चमन सुनसान पड़ने लगे। यूं वालिद साहब और फुप्पो माँ एहलो खाना अपने गाँव को छोड़कर बन्नू आ गए और फिर यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाकर पनाह गज़ी हुए, क्योंकि यहाँ मेरे वालिद के एक करीबी अजीज़ मस्जिद के इमाम और आलमे दीन थे। इन्होंने हम लोगों को अपने यहाँ पनाह दी और रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया। मेरे खालू और शुजात भी इन्हीं इमाम साहब के पास आते जाते थे कि इन लोगों से भी इनका करीबी ताल्लुक़ था। ये इमाम साहब मेरे खालू के बड़े सौतेले भाई थे और शुजात के वालिद से बहुत प्यार भी करते थे। एक रोज़ इमाम साहब हमारे घर आए तो खाला और खालू और शुजात भी इनके हमरा थे। बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे और मर्दान खाने में तशरीफ़ फरमा थे, जबकि खाला और शुजात अंदर अम्मी जान के पास आ गए। पहली बार मेरा दोबारा शुजात से सामना हुआ और बात करने का मौका भी मिला। मैंने इसको फुप्पो के इरादे से आगाह किया तो इसने कहा, सुंबुल तुम मेरी बचपन की मंग हो। हमारी दादियों ने तुम्हारा हमारा रिश्ता तय किया था, सो मैं तुमको अपनी मंगेतर ही समझता हूँ। अब अगर तुम भी इस रिश्ते को मानती हो तो समझ लो कि हमारा जिस्मो जान का रिश्ता है। तुम्हारी मोहब्बत अब मेरे दिल पर नक्श हो चुकी है। ये नक्श तो अब मौत भी नहीं मिटा सकती। तुम मुझ पर एतमाद करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इसके इन अल्फाज से मेरे दिल को मजबूती मिली और मेरे तन मुर्दा में जान पड़ गई। वालिद साहब को इमाम साहब ने मशवरा दिया कि अब गाँव वापस जाने के बजाय यहाँ रहकर किसी कारोबार की सोचो। खुदा जाने वहाँ के हालात कब तक ठीक हों, तब तुम जो कारोबार करोगे मैं इसमें तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूँगा। वालिद साहब जो जमा पूंजी गांव से लाए थे, यहाँ दुकान लेकर फ्रूट फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। मुझे भी स्कूल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। तब मेरा दिल खुशी से झूम उठा और वो उदासी और बोरियत ख़त्म हो गई जिसने मेरे दिल पर डेरे डाल लिए थे। इमाम साहब के हौसला देने से ही खाला खालू भी डेरा इस्माइल खान आ बसे और शुजात की बहन भी इसी स्कूल जाने लगी जहां मैंने दाखिला लिया था। अब इसकी बहन समरीन की बदौलत हमारा राब्ता फिर से जुड़ गया। वो अपनी बहन को लेने स्कूल आता और मैं इसका दीदार कर लेती। जो बात कहनी होती समरीन के ज़रिए कहलवा देती। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मेरा शुजात से नाता फिर से जुड़ गया था। यहाँ तबरेज़ की दोस्ती एक गैर मुल्की नौजवान से हो गई जो मंशियात के मामलात में मुलव्विस था। सच है, बुरी सोबत इंसान को ज़रूर मुसीबतों में डाल देती है। तबरेज़ को भी दौलत कमाने के लालच में इस लड़के और इसके साथियों ने ट्रैप कर लिया और वो अनाड़ी पहली उड़ान में ही गिरफ्तार हो गया। अब इसका छुड़ाना मुश्किल अमर हो गया। इस सिलसिले में इमाम साहब भी बेबस थे। बहरहाल किसी तरह फुप्पा ने कुछ दे दिलाकर बेटे को तो पुलिस के चुंगल से निकाल लिया, लेकिन तबरेज़ की इज्जत रिश्तेदारों की नज़रों में दो कौड़ी की रह गई। अब फुप्पो
फूफो जब वालिद पर इसकी और मेरी शादी के लिए दबाव डालती वो सोच में पड़ जाते थे। इधर बहन आंखों में आंसू भर लाई झोली फैलाकर अर्ज़ मद्दा बयान करती तो उधर बेटी का मुस्तकबिल तारीक नजर आता। शुजात ने इस असना में अपना ध्यान अपने बाप के कारोबार पर लगाया और ट्रक पर फ्रूट सप्लाई के काम में काफ़ी दौलत कमाने लगा। इन्होंने प्लॉट खरीदा और इसी पर घर की तामीर भी शुरू कर दी। नए शहर आकर भी इनकी इज्जत और साख बढ़ने लगी। वालिद ये सब देख रहे थे मगर बहन ने बैंड डाला हुआ था कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, ना वो मुजरिम है। नई जगह किसी अजनबी को दोस्त बनाकर अनजाने में फंस गया था। इस भूल की इतनी बड़ी सज़ा ना दो हमको कि हम और तुम उम्र भर को एक दूसरे से जुदा हो जाएं। सुंबुल का रिश्ता मेरे तबरेज़ को दे दो ताकि हम बहन भाई आपस में मजबूती से जुड़े रहें। गर्ज ऐसी बातें करके मेरे वालिद को इन्होंने बिलाखिर असीर पंजे अहद अताब कर ही लिया और अब्बा जान ने हार मानकर मेरी और तबरेज़ की शादी की तारीख दे दी। फुप्पो और फुप्पा की बाछें खिल गईं। वालिद साहब का काफ़ी बैंक बैलेंस था जो वो साथ लाए थे और मुझ इकलौती औलाद को बहुत कुछ मिलना था। खालिक की कायनात ने मेरे चेहरे में इस कदर कशिश रख दी थी कि इलाके के लोग मुझे कुदरत की तख्लीक का नमूना तस्वुर करते थे। यहाँ मेरे लिए इसी सबब अच्छे और आला घरानों के रिश्ते भी आए, लेकिन फूफी के लालच भरे जहर आलूद खंजर से मेरा काम तमाम हो ही चुका था। मुझे किसी और रिश्ते की परवाह ना थी मगर जो किरदार कशी शुजात की फुप्पा और तबरेज़ की तरफ से हो चुकी थी, मैं अभी तक इसकी आग में सुलग रही थी। शुजात को पुसमुस्दा उदास देखकर मेरी जान जाती थी। इसी दुख से मेरा बदन नहीफ और सदमे से चूर था। मेरी हालत पर घर वालों को तशवीश थी। आखिर एक रोज़ अपनी हालत ज़ार अम्मी को बता दी। वो मेरा दर्द जानती थी। इन्होंने मुझे ढारस दी और कहा थोड़ा सा मौका खुदा दे तो ज़रूर मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। मुझे खबर है कि शुजात पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर इन लोगों ने इसको बरादरी में गुंदा किया है। मैं भी मौके की तलाश में हूँ। अभी तुम्हारे वालिद के जुल्म की वजह से चुप हूँ। मौका मिला तेरी फुप्पी को मज़ा चका कर रहूँगी, जिसने मेरी बेटी और भांजे के दिल के चिरागों को अपनी खुदगर्जी की वजह से बुझाया है। शुजात के मसाइब देखकर मेरी भी जान जाती है, जिसकी बेलौस मोहब्बतों का सिला तोहमतों की सूरत में इसको मिला है। मैं तुम्हारी खाला और खालू से आंखें भी नहीं मिला सकती। धीरे धीरे मेरी रूह की मौत का दिन शादी के जश्न की सूरत में करीब आता गया और मेरे सब्र का समर ये मिला कि मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने माँ को इनकी तसल्लियां याद दिलाईं और इन्होंने अपनी बेबसी जाहिर कर दी, मगर सर चूमकर मैंने दादी जान की मिन्नत की। सहेलियां पहले ही मेरे घर वालों की मिन्नतें करके हार चुकी थी, मगर किसी ने भी मेरी मुश्किल का हल ना निकाला। निकाह के रोज़ काजी साहब ने हस्बे दस्तूर गवाहों के रूबरू वो सवाल किया जो हर लड़की से एक बार ज़रूर किया जाता है जब वो दुल्हन बनती है। इस सवाल के मुस्बत जवाब में मुझे आज अपनी मौत नजर आ रही थी। खुदा जाने क्या हुआ कि तबरेज़ को देखकर मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगी कि जिसने बारिश से बचने को कुटिया में पनाह लेने की पादाश में शुजात और मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया था और सारे ख़ानदान की नज़रों में गिरा दिया था। क्या अब इसी शख्स से मैं शादी कर रही हूँ? अगर मैं गलत किरदार की थी तो इसने क्यों मुझे कबूल किया है? ये सवाल जहन में उभरा तो तन बदन में आग सी भड़कने लगी और ज़बान ने तबरेज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। मनफी जवाब सुनते ही काजी साहब की जान हलक में आ गई। गवाहों के पैरों तले ज़मीन ना रही। अब वालिद साहब और फूफा काजी साहब को बग़ैर मेरी कबूलियत के निकाह पढ़वाने पर मजबूर करने लगे तो वो खिलाफ शरा अमर पर राज़ी ना हुए और वहाँ से चले गए। ये सब इमाम साहब के रूबरू हो रहा था कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वालिद साहब का गुस्सा दीदनी था और मेरी जान पर बनी हुई थी। अब्बू ने मुझे इन्हीं के सामने ठोकरें मारनी शुरू कर दी और मार मार कर लहू लहान कर दिया। इमाम साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो आगे बढ़े और इनका हाथ पकड़कर बोले, बस अब और ज़्यादा जुल्म ना करो। ये जो तुम कर रहे हो ये भी गैर शरई है और लड़की का निकाह इसकी मर्जी के बगैर कराना वो भी गैर शरई अमल है। तुम मोहलत दो, एक बार मैं बच्ची को समझाता हूँ। मेरे समझाने से मान गई तो मैं खुद तबरेज़ से इसका निकाह पढ़ा दूंगा। सब कमरे से चले गए। मेरी वालदा और इमाम साहब रह गए। इन्होंने कहा, बेटी बाप का सर सब लोगों के सामने सरनगू करने से पहले तुमको सोचना तो चाहिए था। अगर ये सब तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रहा था तो मुझको पहले ही बता दिया होता। अब भी सोच समझ लो बेटी, माँ बाप लड़की का भला सोचते हैं और इनको बहुत हक होता है औलाद पर। तुम अगर फिर भी खुद को आमादा नहीं पाती तो मैं बारात को वापस जाने का कह देता हूँ। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अपने प्यार करने वाले बाप का सर झुकाकर मैंने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ बाप की नाफरमानी की शायद अल्लाह के हुजूर माफ़ी ना हो। तभी मैंने इमाम साहब से कहा, आप बारात को वापस जाने का मत कहिए, मैं अपने वालिद का सरनगू होने ना दूंगी। अपना सरनगू कर लेती हूँ। दरअसल मुझको इस बात का गुस्सा था कि तबरेज़ और फूफा जान ने ख़ानदान भर में मुझे और शजाअत को गुनाहगार बना दिया।
पर इल्ज़ाम लगाकर तभी से मेरे सीने में एक आग सी भड़क रही थी। आज मेरे जज्बात में तुग़यानी आ गई तो ये सब हो गया, वरना मैं अपने वालिद पर जान कुर्बान कर सकती हूँ। इमाम साहब ने मेरा पैगाम वालिद को पहुँचाया और फिर मुझको रजामंद जानकर मेरा निकाह तबरेज़ से पढ़वा दिया। यकीन जानिए मुझे लगा इस रोज़ कि मैं ज़िंदा लाश हूँ और मेरा जनाजा उठाया जा रहा है। शब अव्वल मैंने अपनी दास्ताने गम बचपन से जवानी तक तबरेज़ से कह दी और कहा, खुद सोच लो, मेरा तुमसे अगर दिल नहीं तो मेरा तुमसे कोई निकाह भी नहीं। अगर बात ज़मीर हो तो अपनी अकल को इस्तेमाल करो और इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र मेरी मदद करो। खुदा जाने किसको क्या हुआ कि इसको क्या हुआ। मेरी इल्तिजा सुनकर इसकी अक्ल पर पड़ा पर्दा चाक हुआ और इसने कहा, हाँ तुम सही कहती हो, ऐसे हालात में ना ही तुम खुश रह सकती हो और ना ही मैं। बस मैं अब तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। और इस आज़ादी की कीमत थी तलाक। हम जुदा जुदा रहे, इसने मुझे सोचने को वक्त दिया, लेकिन असल में तो इसने फ़ैसला करने को ख़ुद मुझसे वक्त लिया था। बिलाखिर इसने फ़ैसला कर दिया। माँ बाप को बता दिया कि मैं बतौर शरीक हयात इसको कबूल नहीं, वो मुझे आज़ाद करना चाहता है और फिर इसने मुझे आज़ादी का परवाना दे दिया। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।